कौन करना बच्चे? I'm audible to you? हाँ सर. Okay, good afternoon everyone. I have started the recording. Recording start कर दी ना? मेरा लैपटॉप एक्चुअली फ्रीज हो गया है. हाँ सर, रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट. पूछा. हाँ, है ना. तो आज हमें फ्लूइड डायनामिक्स करना है, राइट? किसी का रेज्ड हैंड वगैरह हो तो बता देना मुझे, है ना. यस सर. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स. ओके, तो फ्लूइड्स में क्या आता है बच्चे? लिक्विड्स एंड गैसेस आता है, ठीक है. यस सर. लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा. ठीक, जनरली हम लिक्विड एंड गैसेस की बात करते हैं, ठीक है. आइडियल फ्लूइड की अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इट्स फ्लो इज रोटेशनल, मतलब स्मूथ सीधा सीधा जाएगा. ओके, हाँ सर. यस सर. है ना. ऐसा नहीं है कि वो मतलब रोटेट करके घूम फिर के जाएगा, उसमें है ना क्या कहते हैं, ऐसे सर्कुलर टाइप के पार्टिकल्स ऐसे घूम के और आगे जाएंगे. वो रियल लाइफ में होता है, बट हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो रोटेशनल होता है. हाँ सर. ओके, सर आपका दूसरा अकाउंट बहुत डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ हाँ, वो अभी ठीक है, कोई बात नहीं. नॉन विस्कस लेंगे मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा. यस स्टेडी सर. फ्लो लेंगे मतलब किसी भी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. ए पॉइंट हाँ पे सर. हमेशा जो भी वेलोसिटी होगी वो वही रहेगी. ये लेते हैं, ठीक है. आप सॉलिड्स पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा सकते हो, फ्लूइड्स पे नहीं लगा सकते. टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस देखूं और उस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, जस्ट 1 मिनट, शायद लैपटॉप कनेक्ट हो गया. हाँ, तो अगर हम फोर्स लगाते हैं पैरेलल टू अपर सरफेस, तो अपर सरफेस शिफ्ट हो सकता है, ठीक है. लोअर सरफेस फिक्स रहे तो शेप चेंज होके उसका शेप इस तरह का हो जाएगा, हाँ सर. रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम में कन्वर्ट. ये चीज आप फ्लूइड में नहीं करते हो, फ्लूइड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है. हाँ सर. ये बता रखा है. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड बेसिक, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. आपने यस अगर सर. पुश किया तो दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, है ना. दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, बहुत इजीली फ्लो कर जाते हैं. दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर. गैस को या लिक्विड को अगर हम कंटेनर में डालेंगे तो गैस का सॉरी कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है. हाँ सर. फ्लूइड एट रेस्ट, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स में. बेसिकली स्टैटिक मतलब रेस्ट. तो इसमें प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, ओके. विद 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस सर. ठीक है. प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, अगर ये लिक्विड अच्छा. कॉलम है इसके कारण पॉइंट ए पे प्रेशर कितना आएगा? पॉइंट ए पे प्रेशर निकालना है तो सिंपल है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया.
forces Yes, sir. mass of liquid into gravity by area. Mass of liquid is density into volume. Volume can be written as AH into G by A. Yes. तो H rho G आ जाएगा. ड्यू टू लिक्विड कॉलम इट इज H rho G. ठीक है. टोटल प्रेशर कुछ और होगा. टोटल प्रेशर तो ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सबको ऐड करेंगे तो हाँ, आएगा. ठीक है. yes. तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम आ रहा है हमारा H rho G. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर. प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर कितना होता है बच्चे? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर होता है हमारा, है ना, डिनोटेड बाय PATM, Yes, sir. which is 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. ओके. Yes, sir. एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर. ठीक है. जो टोटल प्रेशर है वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, और गॉज प्रेशर होता है कि हमारा कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है. एज इन किसी भी पॉइंट पे टोटल प्रेशर अगर आप निकालोगे तो वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया. और गॉज प्रेशर क्या है? गॉज हाँ, प्रेशर sir. के लिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? 2 पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ. तो 2 पॉइंट्स अगर कंसिडर करोगे, ये पॉइंट लेट्स से बी लिया, ये पॉइंट सी लिया, तो अगर मैं कहूँ गॉज प्रेशर हाँ, sir. एट बी सी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हाइट हमें दे रखी है HB, डेप्थ रादर, ये डेप्थ हमें दे रखी है HC. तो ये होगा C का कितना प्रेशर है? PC माइनस PB, हाँ, आएगा sir. HC माइनस HB रो G. और कोई डायरेक्टली अगर हमसे पूछ ले गॉज प्रेशर एट P क्या होगा? एट B एंड एट C. तो जब रेफरेंस नहीं दे रखा, यहाँ पे तो रेफरेंस दे रखा है C का विद रिस्पेक्ट टू B, तो जब रेफरेंस नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट इट इज विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर. ठीक है. क्या है? बाय डिफॉल्ट हाँ, sir. इट इज विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर. तो ये कितना आ जाएगा? HB रो G आ जाएगा, Yes, sir. या फिर HC रो G आ जाएगा. समझा क्या? हाँ, sir. HB HC कहां से आए समझ में आ गया. बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा PB माइनस PATM, और यहाँ आएगा PC माइनस PATM. राइट. Yes, sir. ओके. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है? अगर कोई स्टैटिक लिक्विड है तो pressure at all those points which are at the same depth will be equal irrespective of shape and size. मतलब यहाँ हाँ, पे sir. जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा, सब जगह सेम होगा, क्योंकि अभी हमने डिराइव किया था H rho G होता है. राइट. तो सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है. तो इनसाइड द सेम फ्लूइड एट रेस्ट प्रेशर विल बी सेम. हाँ, sir. क्लियर है? तो ये पार्ट कैंसल्ड है बोर्ड से. कोई बात नहीं, आप जो भी दे रखा है मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ बच्चे. ठीक ओके है. सर. सिर्फ मैं बोर्ड्स का नहीं पढ़ा रहा हूँ. ओके सर. हाँ सर. पास्कल लॉ क्या कहता है? प्रेशर एट अप्लाइड एट एनी पॉइंट of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished at every point of the fluid and also to the walls of container containing the fluid, provided the effect of gravity is neglected. Yes. तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, फ्लूइड में, तो वो इक्वली ट्रांसमिट होगा हर पॉइंट पर, है ना, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड. Yes, ठीक है. sir. हाँ, sir. यहाँ से सब जगह से एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा. ठीक है. Yes, sir.
इसका एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको। ये मैंने एनक्लोज कर रखा है। अब मैंने क्या किया, ऊपर से P1 प्रेशर अप्लाई किया। तो ये P1 प्रेशर क्या होगा, हर जगह, यहां भी P1, यहां भी P1, सब जगह P1 अप्लाई होता चला जाएगा। इधर भी P1, इसकी वजह से इस पर भी P1 लग जाएगा ऊपर। ठीक है। यस सर। तो इसका रियल लाइफ में है ना बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट करके एक चीज होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करते हैं हम, छोटे एरिया पे बड़ा प्रेशर लगा देते हैं। एक्चुअली मान लो मेरे पास एक कोई मशीन है जो 100 पास्कल का प्रेशर लगा सकती है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 पास्कल का प्रेशर लगा दिया। हाँ सर। ये एरिया मान लो आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया मान लो आपका मिलीमीटर स्क्वायर, यस सर। और ये एरिया मान लो 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब चाहिए क्या कि मुझे, मेरे पास मैक्सिमम में 100 पास्कल का प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने छोटे एरिया पे 100 पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया। यस सर। अब यहाँ पे भी क्या है, 100 पास्कल का ही प्रेशर अप्लाई होगा, राइट। तो 100 पास्कल के चक्कर में जो फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, राइट। तो फोर्स इनटू एरिया करेंगे, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा न्यूटन, राइट। तो हम फोर्स इंक्रीज कर देते हैं, समझा क्या। हाँ सर। छोटा फोर्स लगाकर भी हम, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखो 100 पास्कल के लिए मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया था, 100 पास्कल के लिए अगर मैं फोर्स देखता तो फोर्स आता 100 इंटू 10⁻⁻⁶ यस सर। कि मिलीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये कितना आता, 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो मैंने इतना छोटा फोर्स लगाया और रिजल्ट में मुझे 10⁻⁴ न्यूटन मिल गया, समझा। सर। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। जब हम कार वॉश के लिए देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके कार को रख देते हैं और लिफ्ट से उसको लिफ्ट कर देते हैं ऊपर नीचे से, क्लीन करने के लिए या कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए। तो उसमें यस क्या सर। कर रखा है, कार है, कार को हमने एक लार्जर एरिया पे रख रखा है उसके व्हील्स को, और उसको छोटे एरिया से कनेक्ट कर रखा है हाइड्रोलिकली। तो आप क्या कर पाते हो, रोक पाते हो। सेम चीज एयर ब्रेक्स होती है, कार में लिखा रहता है ना एयर ब्रेक्स है। तो पेडल यस क्या सर। है, पेडल का एरिया बहुत छोटा होता है, उस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो हाइड्रोलिकली कनेक्टेड है व्हील्स के साथ। तो वो क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। टू अप्लाई हाँ सेम सर। प्रेशर एट लार्जर एरिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। इसीलिए हम इजीली 100 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली कार को पेडल से प्रेस करके रोक पाते ब्रेक लगा के। आप कितना भी फोर्स लगा लो, अगर आप कार के सामने खड़े हो 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है कार, तो आप रोक पाओगे क्या, नहीं रोक नहीं पाओगे, सर। राइट। तो दैट द एप्लीकेशन, ये बता रखा है उन्होंने, हाइड्रोलिक लिफ्ट बता रखा है यहाँ पर। ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बता रखा है, जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ वही बता रखे हैं। ठीक है। हाँ सर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर, मैंने क्या किया, इन्वर्टेड मैनर में एक ट्यूब इंसर्ट कर दिए और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया है। ठीक। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। इनसाइड द सेम लिक्विड प्रेशर एट द सेम लेवल विल बी इक्वल, यस। है ना। हाँ सर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हटा दिया, यहाँ पे वैक्यूम है तो कुछ है नहीं। तो यहाँ यस पे सर। प्रेशर कितना आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। यहाँ प्रेशर कितना आएगा, HROG, क्योंकि वैक्यूम का प्रेशर तो 0 होता है। हाँ सर। तो मैं PATM की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, HROG लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको जब हम हाँ ऑब्जर्व सर। करते तो आता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी, राइट। हाँ सर। यस सर। ये होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर,
गैस का प्रेशर निकालना है, राइट? तो मैंने क्या किया, इस चेंबर में गैस फिल कर दिया, यहाँ तक गैस है। अब क्या होगा, सी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो गैस के कारण होगा। हाँ सर। बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर एट बी, H2G plus PATM, that must be equal to what, pressure due to gas, कि inside the same liquid pressure at the same level will be हाँ सर। equal। तो इस तरीके से मैनोमीटर की हेल्प से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, राइट? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस टेंशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। लिक्विड को अगर आप, है ना, जो बहुत तेज फ्लो नहीं कर रहा है, अगर उसके सरफेस को आप ऑब्जर्व करो तो ऐसा लगेगा कि लिक्विड के सरफेस पे एक लेयर बनी हुई है। वो क्यों लगता है? वो हमें इसलिए लगता है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? एक फैक्टर हाँ होता है सर। कि आपका एरिया मिनिमाइज होने की कोशिश होती है। मैं एक मिनट देखता हूँ, मेरे पास के नोट्स, सरफेस टेंशन के नोट्स लिखे होंगे आपके काम के। एक मिनट रुकना मुझे, कमी दे रखा है। सरफेस टेंशन के नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्सेस प्रेशर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, कैपिलरी है। सरफेस टेंशन का है शायद, एक सेकंड आगे नहीं नहीं, वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बस एक बार देख रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक है। हाँ इन्होंने सर। फ्लूइड्स इन मोशन बता रखा है, विस्कोसिटी बता रखा है, स्टोक्स लॉ बता रखा है, बर्नौलीज इक्वेशन है, स्पीड ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। सरफेस टेंशन के नोट्स लिखे हुए। सरफेस टेंशन क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच its free surface behaves as stressed membrane. हाँ सर। Due to this property, liquid surface tries to occupy as minimum area as possible. It's because of this reason drops and bubbles are spherical in nature. क्योंकि सेम वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम एरिया होता है वो स्फीयर लेता है, ठीक है? तो अगर मैं लिक्विड को भर दूं ग्लास में और ऊपर के सरफेस को देखूं तो ऐसा लगेगा कि एक मेम्ब्रेन बना हुआ है जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इमेजिनरी लाइन को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट लेफ्ट से पुल कर रखा है। इनफैक्ट अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता तो उसको पुल ऐसे कर रखा है, एंगल पे हर जगह से पुल कर रखा है। ओके, हाँ सर। ये बता रखा है कि लिक्विड सरफेस है तो उसको फोर्स एफ से पुल कर रखा है, लेंथ एल को। सरफेस स्ट्रेच्ड इन ऑल डायरेक्शन ऑल्दो इट इज ओनली शोन इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक डायरेक्शन में, बट सारे डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रखा होता है। इट इज अ मॉलिक्यूलर फिनोमेना एंड इट्स रूट कॉजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। हाँ सर। सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ से, ठीक है? डेंसिटी स्टील की ज्यादा होती है वाटर से, फिर भी स्टील, है ना, फ्लोट करवा सकते हो आप। बेसिकली कैसे? अगर एक मैं बहुत छोटा नीडल ले लूं, ठीक है, तो उसको अगर प्रॉपरली रखूं तो इट कैन बी मेड टू फ्लोट। अगर मैं उसको वर्टिकली रख दूंगा, नीडल को, ऐसे होती है ना नीडल, हाँ सर। तो अगर ऐसे रख दूंगा तो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा और नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। बट अगर मैं इसी चीज को, नीडल को अगर प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल रखूं लिक्विड पे कि यस वो सर। मेम्ब्रेन को ब्रेक ना करें, तो आप उसको फ्लोट करवा सकते हो। क्योंकि सरफेस टेंशन से जो फोर्स आएगा वो उसके वेट को क्या कर सकता है ना, बैलेंस कर सकता है, राइट? नीडल की बात क्यों करी? क्योंकि नीडल का वेट कम होता है, सरफेस टेंशन से जो फोर्स मिलता है वो काफी छोटा होता है। यस ओके, सर। जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस पे। जहां भी फ्री सरफेस है वहां पे सरफेस टेंशन लग जाएगा। एज इन सिंगल फ्री सरफेस के लिए सरफेस टेंशन टी है। अगर मैंने कोई प्लेट ली या बाउल लिया, तो बाउल में क्या होता है बच्चे, अगर आप देखोगे बाउल ये है, और इसको अगर मैंने लिक्विड से फिल कर दिया पूरा, तो यहाँ पे फ्री सरफेस कहाँ पे होगा? सिर्फ टॉप पर होगा जो एयर में एक्सपोज्ड होगा, राइट?
तो सरफेस टेंशन क्या होगा, T होगा। बट यही चीज अगर मैं है ना एक रिंग या डिस्क की बात करूं, तो रिंग या डिस्क में क्या होता है बच्चे, जब फिल्म फॉर्म होती है तो ऊपर से भी ओपन होता है और नीचे से भी ओपन होता है। हाँ सर। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ओके। वाटर बबल में सिंगल लेयर फॉर्म होती है, सोप बबल में डबल लेयर फॉर्म होती है, इसलिए सोप बबल का सरफेस टेंशन क्या होता है, 2T। वाटर या एयर बबल का T होता है। ठीक है, यस सर। हाँ सर। ये सब अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे कि नीडल को रखा तो क्या हो रहा है, हॉलो डिस्क को रखा तो क्या हो रहा है, उस तरीके से जो चीज यस एक्सप्लेन सर। करिए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एक यू शेप वायर लिया जिसमें एक मूवेबल आर्म अटैच किया। अब मैंने क्या किया, इसको डिप कर दिया लिक्विड में। तो जब लिक्विड में डिप किया तो यहाँ पे लेयर फॉर्म हो गई, कहाँ पर, लिक्विड के सरफेस और पर। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। जने मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या बच्चे? नहीं सर, क्लियर आ रहा है। सतीश बच्चे एक बार अपना डिवाइस चेक करो। ओके सर, मैं तो रिजॉइन मैंने करके मैंने जब इसको डिप किया तो इसमें लेयर फॉर्म होगी जो कि एक्सपोज्ड होगी ऊपर से भी और नीचे से भी। यस सर। वायर है तो उसमें हाँ सर। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा पहली चीज। यस सर। और सरफेस टेंशन के कारण मैंने बताया इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, तो ये किधर खिसकेगा, फोर्स ऊपर लगेगा फोर्स, ताकि वो एरिया को मिनिमाइज करे। राइट, फोर्स कितना होगा, 2T इंटू L। राइट, हाँ सर। 2T क्यों, बिकॉज ऑफ टू फ्री सरफेसेस। तो एक छोटे मास का ऑब्जेक्ट मैं इससे हैंग कर सकता हूं अगर वो हाँ सर। मास का वेट फोर्स के इक्वल है, तो इट कैन बी मेड टू हैंग। समझा क्या? तो आपसे पूछा जा सकता है कितने मास के ऑब्जेक्ट को हैंग किया जा सकता है, तो मास कैन बी 2TL/G। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। और एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, B, C एंड A। मॉलिक्यूल A experiences equal force in all directions surrounded by same molecules। मॉलिक्यूल C क्या है, एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, बिकॉज नीचे वाले उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हाँ सर। राइट, इसी वजह से लिक्विड सरफेस क्या है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो उस तरीके से। राइट, यस सर। तो क्वेश्चंस हैं, सरफेस एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंसेस नेट डाउनवर्ड फोर्स। करेक्ट, हाँ सर। अभी बताया। सो टू ब्रिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटीरियर टू लिक्विड फ्री सरफेस, नीचे से ऊपर लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट यस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वजह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है। राइट, इस पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट एरिया हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। कौन सी यस। पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव ग्रेटर potential energy as compared to molecules in the interior. So this potential energy per unit surface area is known as surface energy. Right? हाँ सर। यस सर। रिलेशन निकाल लेते हैं वर्क डन एंड सरफेस टेंशन के बीच में। वर्क डन इज TdA। कैसे आ रहा है देखते जाना। वही यू शेप वायर लिया विद अ मूवेबल आर्म। हाँ सर। यहाँ पे क्या किया हमने, डिप किया तो लिक्विड की फिल्म फॉर्म हो गई, उसके कारण क्या हो रहा है, फोर्स लगेगा 2TL। राइट, अब 2TL की वजह से लेट्स से डिस्प्लेस हुआ dx, हाँ सर। तो वर्क डन कितना आएगा बच्चे, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स 2TL dx। अब हाँ 2TL सर। dx में इसको मैं लिख सकता हूँ T इंटू 2L dx। 2L dx क्यों, L dx ऊपर वाले के लिए एरिया और नीचे भी L dx हुआ, तो
नेट चेंज इन एरिया कितना हो रहा है? हाँ सर। dA 12 dx इज नथिंग बट dA चेंज इन एरिया। तो वर्क डन TDA आ जाता है या टेंशन हो जाएगा dW/dA, राइट? हाँ सर। यस सर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एनर्जी गेन होती है, जब सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो एनर्जी लॉस होती है। ओके, हाँ सर। और इनके क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखना कि वॉल्यूम सेम रहता है, एरिया चेंज हो जाता है बट वॉल्यूम सेम रहता है। ओके, हाँ सर। अगर एनर्जी रिलीज हुई है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ड्रॉप फ्रॉम स्मॉलर ड्रॉप, देन एनर्जी कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोसेस। तो जब भी हाँ सर। लार्ज से स्मॉलर ड्रॉप बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी और तरीके से यूज कर सकते हो। कह सकते हैं ना कि उस एनर्जी से एक पार्टिकल को उठाया हमने तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना गेन, कितनी हाइट तक गेन जा सकता है वो पूछा, तो एनर्जी रिलीज कैन बी रिटन एज mgh, तो h की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। इस तरीके से बता रखा है। अब पढ़ेंगे अपन एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल और वाटर बबल दोनों एक साथ देख लेंगे, ठीक है? वाटर बबल में सिंगल लेयर होती है तो उसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर सोप बबल के लिए सेम आइडिया को रेप्लिकेट कर देंगे। तो जब बबल फॉर्म होता है तो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में दिखता है, बेसिकली उसकी साइज फिक्स हो जाती है। बट उसके फॉर्मेशन में हो हाँ क्या रहा होगा? फॉर्मेशन में ऐसा हो रहा होगा, जब मैं बबल को ब्रेक करूं तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो क्या करेगा, एरिया को मिनिमाइज करेगा। तो इस सरकमफ्रेंस को क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। सरकमफ्रेंस रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली रेडियस रिड्यूस हो जाएगा। यस सर। आप जैसे इसको रिड्यूस करना चाहोगे, अंदर की एयर क्या करेगी, उसको एक्सपैंड करना चाहेगी, क्योंकि आप अंदर की एयर को कंप्रेस करोगे तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, हाँ सर। राइट? आप किसी भी चीज को दबाओगे आप हैं तो वो अंदर वाली जो फोर्सेस है वो डोमिनेट करके उसको बाहर। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होता है? पी इन माइनस पी आउट, अंदर और बाहर का डिफरेंस, हाँ सर। ठीक है? अब हमें क्या होता है, हमें जब बबल दिखता है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में अंदर से लगने वाला एक्सेस प्रेशर और बाहर से लगने वाला सरफेस टेंशन, दोनों क्या होते हैं? हाँ सर। इक्वल होगा। इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट? हाँ सर। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा? T इंटू एल। एल कितना होगा? T इंटू 2πr। और फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर कितना होगा? डेल्टा P इंटू एरिया, डेल्टा P इंटू πr²। जिस हाँ सर। सरकमफ्रेंस को रिड्यूस कर रहे थे उसी सरकमफ्रेंस को डेल्टा P क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ओके, हाँ सर। तो T इंटू 2πr मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा P इंटू πr²। तो डेल्टा P आ गया 2T/r, करेक्ट? अब यही अगर सोप बबल होता तो यहाँ पे 2T आ जाता, तो उस केस में डेल्टा P कितना हो जाता? 4T/r। यस सर। तो प्रेशर in is always greater than pressure out, या pressure at concave side is always greater than pressure at convex side by 2T/r और by 4T/r। समझा क्या? यस सर। ये बता रखा है क्वेश्चन है। फिर आगे एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ये हाँ सर। सर फ्रीज हो गया शायद से। वन सेकंड वन सेकंड, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मतलब अब कुछ बोल नहीं रहे थे इसलिए लगा। हाँ सॉरी। तो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड इज नोन एज एडहेसिव। आपने ये वर्ड सुना होगा फेविकॉल के ऐड में। स्ट्रॉन्ग एडहेसिव होता है क्योंकि वो अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है। एंड फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, ठीक है? नेक्स्ट आता हाँ है सर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट इट इज द एंगल दैट द लिक्विड सरफेस मेक्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द लिक्विड, यस सर। ठीक है? तो उसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे फिगर ले रखा है। ये लिक्विड सरफेस है, ऊपर से देखेंगे तो कॉनकेव मेनिस्कस दिख रहा है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो लिक्विड सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, दिख रहा है? यस सर।
यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स को बताना चाहूँ तो लिक्विड और कंटेनर के बीच में जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है, यस सर। और लिक्विड और बाकी के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, राइट। हाँ यस सर। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये है, ठीक है। ये आपके सीईटी में काम आते हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ देख लेना। जब भी कॉन्केव मेनिस्कस होता है तो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव हाँ फोर्स को सर। डोमिनेट करता है, तभी तो मॉलिक्यूल यहाँ चिपका रहेगा। यहाँ पे तो एडहेसिव है नहीं, इसलिए मॉलिक्यूल्स नीचे खिसक जाएंगे, तो नीचे खिसक गए इसलिए ये मेनिस्कस क्या बन गया, कॉन्केव बन गया। समझा? यस सर। हाँ सर। तो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स को डोमिनेट करता है। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव को डोमिनेट करेगा तो रिजल्टेंट एडहेसिव के पास होगा, तो रिजल्टेंट लाई आउटसाइड द लिक्विड। वेक्टर्स में हमें पता है ये ग्रेटर फोर्स के पास आता है रिजल्टेंट। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ जाएगा, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि कॉन्केव बन रहा है, दिख ही रहा होगा, एक्यूट एंगल बनेगा, करेक्ट। यस हाँ सर। यही कॉन्वेक्स मेनिस्कस में क्या होता है, यहाँ वाले पार्टिकल्स पे अंदर नेट फोर्स लग जाता है, तो एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट इनसाइड द लिक्विड, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, ओके। प्लेन मेनिस्कस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होता है, तो हमें प्लेन मेनिस्कस में एक्चुअली है ना दिखता नहीं है, बट वो मेनिस्कस इस तरीके से हो रहा होता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, 0 डिग्री, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर। प्योर वाटर के लिए ग्लास के अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री आता है। कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या करता है, लिक्विड अगर हम कंटेनर में डालें या कंटेनर के साथ एक स्मॉल ट्यूब इंसर्ट करें तो वहां पे लिक्विड लेवल राइज या फॉल करता है, वो फिनोमेना होता है कैपिलैरिटी। कैसे होता है, क्यों होता है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। सरफेस टेंशन कॉजेज एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब, दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलैरिटी। हाँ सर। ये बीकर लिया, यहाँ पे नैरो ट्यूब डाल दिया, तो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड या तो राइज कर जाएगा या कई बार फॉल कर जाएगा। यहाँ पे राइज कर रहा है, ठीक हाँ है। सर। राइज क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेनिस्कस है वो कॉन्केव है। अब कैसे कॉन्केव की वजह से राइज कर रहा है देखना। जैसे ही कॉन्केव किया, मैंने अभी बताया था प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड, ईदर बाय 2T by R और बाय 4T by R, राइट। यस सर। तो उसमें क्या आएगा, अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो लिक्विड यहां से लेवल करके इंक्रीज करके H हाइट तक राइज कर गया, करेक्ट। इस H हाँ की सर। वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्सेस प्रेशर एट B कितना है, 2T by R। एक्सेस प्रेशर एट C कितना है, H2G, हाँ सर। राइट। दोनों के एक्सेस प्रेशर इक्वल होंगे, 2T by R इज H2G, तो H की वैल्यू आ गई 2T by कैपिटल ROG। हाँ सर। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अगर इसको मुझे रेडियस ऑफ ट्यूब में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, देखते जाना। हाँ सर। रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये है R, रेडियस ऑफ ट्यूब ये स्मॉल r है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा यहाँ पर, ये वाला हाँ एंगल, सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं तो हाँ cos सर। थीटा क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा आ जाएगा बेस दैट इज स्मॉल r बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज कैपिटल R। तो यस कैपिटल सर। R आ जाएगा मेरा, आर बाय कॉस। स्मॉल r बाय cos थीटा। हाँ सर। तो H हो जाएगा हमारा 2T बाय कैपिटल ROG, तो 2T cos थीटा बाय ROG, राइट। अब ये फॉर्मूला मैंने राइज के लिए डिराइव किया है, बट सेम फॉर्मूला इज वैलिड फॉर डिप्रेशन ऑफ लिक्विड या फॉल ऑफ लिक्विड ऑल्सो। कैसे, क्योंकि जब डिप्रेशन होगा तो हमारा मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनेगा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से 180 के बीच में आएगा, cos थीटा उसके लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। तो ऑटोमेटिकली H नेगेटिव मतलब फॉल, समझा क्या। हाँ सर। इसका एक करेक्शन फॉर्मूला भी होता है, जब सीईटी में वर्ड यूज करें करेक्शन फॉर्मूला तभी यूज करना है। एक्चुअली हाँ हम सर। जब ये हाइट मेजर करते हैं ना तो इसमें एक प्रॉब्लम है, हम हाइट यहाँ से मेजर करें या फिर ये बाउंड्री से मेजर करें, दोनों में डिफरेंस आता है थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, राइट।
हाँ तो सर। वो करेक्टेड हाइट जो ली जाती है वो 2t cos थीटा बाय आर ओ जी माइनस आर बाय 3 होती है। वो वॉल्यूम को इक्वेट करके निकाला गया है, ठीक यस सर। है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है बच्चे कि इफ लिक्विड rises in narrow tube हाँ and सर। length of tube is less than height h। अब मैं ये कह रहा हूँ यार हाइट h तक राइज कर रहा है, थियोरेटिकली मैंने कैलकुलेट कर लिया। और वो हाइट h क्या है बच्चे? हाइट h हमारी मतलब ये मान के चलो कि 15 सेंटीमीटर है और लेंथ हाँ ऑफ सर। ट्यूब मान लो 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसा थोड़ी कि फाउंटेन के फॉर्म में आके गिर जाएगा, क्योंकि उससे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया, ऑटोमेटिकली फाउंटेन चलने लग गया ना। हाँ सर। तो ऐसे केस में क्या होता है, हाइट अपने आप को एडजस्ट करता है जितनी लेंथ ऑफ ट्यूब अवेलेबल है वहां तक, और इन डूइंग सो मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाता है ताकि हाइट रिड्यूस हो सके, यस। ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, हाँ सर। if liquid rises in narrow tube and length of tube is less than height with which liquid rises, then liquid doesn't come out in form of fountain, it violates conservation of energy. In that case radius of meniscus increases so that height decreases so that it can be accommodated in length L। तो हमारा क्योंकि h 2t by r rho g है तो hr इक्वल टू 2t by rho g जो कि कांस्टेंट है। अगर hr कांस्टेंट है तो h1 r1 इक्वल टू h2 r2 हो जाता है, समझा? 1 सेकंड बच्चे, 1 मिनट वेट करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। दो बबल्स है, 100 बबल अलग अलग, ठीक है। हाँ सर। तो जिसका रेडियस छोटा होगा उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ सर। अब अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद जो फाइनली एक रेडियस बनेगा उसका वो निकालना, उसका रेडियस निकालना। तो उसका रेडियस कितना होगा बबल का? 1/r2 माइनस 1/r1। यस सर। कैसे आया? एक्सेस प्रेशर ऑफ 2 माइनस एक्सेस प्रेशर ऑफ 1 जब ये ब्रेक होगा, राइट। तो हाँ डेल्टा सर। पी 40/r इक्विवेलेंट इज 40 1/r2 माइनस 1/r1, वहां से आता है। यस। और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है वैक्यूम के अंदर, तो डेल्टा यस। P1 V1 प्लस डेल्टा P2 V2 डेल्टा P नेट V नेट ये लिख सकते हैं। हाँ सर। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV कांस्टेंट होता है ना। तो 40/r1 इंटू 4/3 πr1 क्यूब प्लस 40/r2 इंटू 4/3 πr2 क्यूब इज 40/r इंटू 4/3 πr क्यूब। तो उसको यस। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिलेशन ये आ जाता है। तो दोनों के फॉर्मूलेज अलग है, ये जनरल है, और अगर लिख रखा है आइसोथर्मली तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। हाँ सर। और क्या दे रखा है? यहाँ पे h1 हाइट h2 हाइट h2 हाइट दे रखी है, ठीक। इसको अभी हमने जो पढ़ा था ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसी में अप्लाई कर रहे हैं कि दोनों में लिक्विड लेवल का कितना डिफरेंस है, h का डिफरेंस है। तो डेल्टा p कितना होता है 2t cos थीटा बाय r इक्विवेलेंट हाँ सर। h रो g, राइट। तो उससे भी निकाल सकते हैं r इक्विवेलेंट, दोनों के रेडियस अलग अलग है। कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, इसीलिए इट इज एडवाइजेबल टू वॉश योर, है ना,
डर्टी क्लोथ्स इन हॉट वाटर, कि उसमें क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, तो डिटर्जेंट इजीली पेनिट्रेट कर सकता है फाइबर से। हाँ सर। ठीक है, अगर मैं हाईली सॉल्युबल कंपाउंड ऐड करता हूं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, पार्शियली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल से इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। हाँ सर। ये आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। विस्कोसिटी वाले भी नोट्स है क्या? हाँ, लिखे हुए। सरफेस टेंशन हो गया हमारा। हाँ सर। कैपिलरी वगैरह हो गया ना। फ्लूइड मोशन बता रखा है इन्होंने। ठीक है, स्टेडी फ्लो में क्या रहेगा, स्टेडी फ्लो में आपका कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, तो उस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स पास करेंगे सबकी वेलोसिटीज हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, हाँ सर। यस सर। अब स्टेडी फ्लो है कि नहीं है, ये दो चीजों पे एक रेनॉल्ड्स नंबर है उस पर डिपेंड करता है, और स्टेडी फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। तो बेसिकली स्टेडी फ्लो एक क्रिटिकल वेलोसिटी तक रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। द वेलोसिटी बियॉन्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो हाँ सर। बिकम्स टर्बुलेंट, है ना, एंड इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ये डिपेंड करता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर पे। एक हाँ सर। नंबर है जो कैलकुलेट किया है, रेनॉल्ड्स नंबर इज डिनोटेड बाय VC rho d by n, where VC is critical velocity, eta is coefficient of viscosity, rho is density of fluid and d is diameter of the tube. यस सर। इसकी वैल्यूज अलग अलग जगह अलग अलग दे रखी है। हाँ, लेस देन 1000 पे क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। 1000 से 2000 के बीच में इट हैज अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट, और 2000 के ऊपर कंफर्म टर्बुलेंट होता है। ठीक है, हाँ सर। ये बता रखा है। विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी भी नोट से पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन इन लिक्विड, इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। It is defined as the property of fluid by virtue of which it opposes the motion between its different layers. हाँ सर। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस हैज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ सरफेस। जैसे प्योर रोलिंग मोशन होता है ना, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई लिक्विड जब भी फ्लो करेगा तो जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है लेयर, उसकी वेलोसिटी सरफेस के इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर ये रिवर है, फ्लो कर रही है, तो जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट वाली लेयर है वो तो किस पे होगी, रेस्ट पर होगी क्या? हाँ सर। हाँ, राइट। सब मेंस और बोर्ड्स का दोनों में आएगा, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आयुष, आपने पूछा है। द स्मॉलेस्ट लेयर इन कांटेक्ट विद द सरफेस स्टिक्स विद इट एंड हेंस इट हैज वेलोसिटी एज दैट ऑफ सरफेस। चिपक जाती है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, सर। because of the above reason velocity of layer in contact with ground will be at rest. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये ग्राउंड है और बीच में लिक्विड फ्लो कर रहा है। हाँ सर। तो ग्राउंड वाले की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। उससे ऊपर वाले की थोड़ी ज्यादा होगी, उससे सबसे ज्यादा और ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी, और ये वाला क्या करेगा, फ्री फ्लो करेगा, क्योंकि ऊपर कोई लेयर नहीं है तो कोई ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा। इस वाले पे ऊपर और नीचे से फ्रिक्शन लगेगा। हाँ सर। ये थर्ड वाला 2 के जैसा चाहेगा वेलोसिटी, बट फ्रिक्शन के कारण कम हो जाएगी। फोर्थ वाला 3 जैसा चाहेगा। समझा? यस सर। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, इन केस ऑफ फ्री फ्लो। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है विस्कस फोर्स का? विस्कस फोर्स इज माइनस ईटा ए डीवी बाय डी वाई। ए इज एरिया ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट। जितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। एंड डीवी बाय डी वाई इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर ये वाई में लेयर्स हैं तो डीवी बाय डी वाई लेगा,
लेंगे। अगर ऐसा ही फ्लो हमारा ऐसा हो रहा था कि लेट्स से ग्राउंड ऐसा होता और फ्लो इधर हो रहा है, तो dv by dx लेते हैं हम, क्योंकि हाँ x में लेयर्स होती, ठीक है। तो जनरली इट इज dv by dy, eta is coefficient of viscosity, यस है ना। जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, और उसी वजह से फ्लूइड धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो अगर आप देखोगे हनी होता है, हनी बहुत विस्कस होता है ना। हनी को जब आप निकालते हो तो उसका मेजर पार्ट है ना, मतलब बहुत बड़ा पार्ट स्पून पे भी स्टिक हो जाता है, क्योंकि इट इज मोर विस्कस, तो इजीली स्टिक कर जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ऑयल देखोगे, ऑयल हनी से कम होता है बट वो भी स्टिक कर जाता है। वाटर देखोगे तो वाटर इन तीनों में लीस्ट होता है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वैसे भी डिक्रीज होता है, तो उस वजह से इजीली फ्लो कर सकते हैं। हाँ सर, समझा? यस सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज विस्कस फोर्स बाय a dv by dy। इसके ऐसा यूनिट डेकापॉइज या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, जहां पे 1 डेकापॉइज इज 10 पॉइज, 10 पॉइज इज सीजीएस यूनिट, ठीक है। हाँ सर, यस सर, अब मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, पॉइजल्स इक्वेशन, इसको याद कर लेना, इसका डेरिवेशन मत देखना, ठीक है। दैट डेरिवेशन इज आउट ऑफ सिलेबस। अगर मैं पाइप की बात करूं तो पाइप में तो फ्री सरफेस है ही नहीं ना। जब हाँ सर, रिवर फ्लो कर रही थी तो ऊपर एयर क्या था, फ्री था, यस सर, ठीक है। पाइप में तो चारों तरफ कॉन्टैक्ट है, तो चारों तरफ कॉन्टैक्ट है, तो चारों तरफ जहां पे मैंने रेड सर्कल बनाया है इस जगह ये पूरी लेयर क्या होगी, रेस्ट पर होगी, करेक्ट। और बीच वाली लेयर जो होंगी वो मूव करेंगी आगे, तो वो इस तरीके से मूव करेगा लिक्विड इनसाइड द ट्यूब, जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, सेंटर हाँ वाले सर, की। और जैसे जैसे दूर जाएंगे सर्कमफ्रेंस की तरफ वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेयर वेलोसिटी एट द बाउंड्री इज 0, ठीक है। हाँ सर, रेडियस ऑफ पाइप r दे रखा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जो हमें याद रखनी है, वेलोसिटी इज डेल्टा p बाय 4 eta l इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ पाइप, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द एक्सिस। तो अगर एक्सिस पे ही हो गई लेयर तो उसकी वहां पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर बाउंड्री पे हो गई तो वहां पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R। समझा? हाँ सर, व्हाट इज डेल्टा p, प्रेशर डिफरेंस लेफ्ट और राइट के बीच में, और लेंथ उन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ, ओके, हाँ सर, है ना। अब वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया था। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट। तो ये भी इक्वेशन आती है पॉइजल्स इक्वेशन, यस सर, डेल्टा पी इंटू पाई आर रेज़ टू पावर 4 बाय 8 eta l। दिस इज पॉइजल्स इक्वेशन। दे नहीं रखा होगा बट बस याद रखना है मेंस वेंस के लिए, ठीक है। हाँ सर, वैसे मेंस का सिलेबस भी नहीं है बट हो सकता है बिट्स बिट्स में पूछ ले, वैसा यहाँ नोट्स में था तो मैंने बता दिया। और क्या काम का हमारे, तो बेसिकली अभी हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स में क्या है, एरिया का टर्म आ रहा है। अब क्या होता है कि एरिया के टर्म की वजह से हमें दिक्कत बहुत आती है विस्कस फोर्स निकालने में, क्योंकि बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग सरफेस एरिया होगा। हाँ सर, तो स्टोक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए विस्कस फोर्स निकाला है, ठीक है। और उन्होंने सिंपल कहा कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी v से मूव करे इसी लिक्विड में, तो उस पर जो विस्कस फोर्स होता है वो 6 पाई eta rv है, विदाउट डेरिवेशन यूज करते हैं। r हाँ is सर, radius of spherical object, v is the velocity and eta is the coefficient of viscosity। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स, ठीक है। सर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने यस एक सर,
स्फेरिकल बॉल लिया, इसको ड्रॉप कर दिया लिक्विड में, तो जब ड्रॉप करूंगा और इसकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से, तो ऑब्वियसली ये सिंक करेगा। सिंक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, mg विल बी ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग गया, उसकी वजह से एक्सेलरेट करेगा। यस सर। हाँ सर। अब अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो जैसे ही अंदर जाएगा इस पे एक विस्कस फोर्स भी लगने लग जाएगा साथ में, राइट। बट अगर अभी भी mg इन दोनों से बड़ा है तो वो एक्सेलरेट करता जाएगा, एक्सेलरेट करते करते विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है, यस सर। बाकी दोनों तो कांस्टेंट हो ही चुके हैं, mg कांस्टेंट है, बॉयंट फोर्स भी कांस्टेंट है क्योंकि कंप्लीटली इमर्स हो चुका है। तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स इतना इंक्रीज हो गया है कि इन दोनों का सम mg के इक्वल है। हाँ सर। तो जैसे ये काम हुआ एक्सेलरेशन 0 हो गया, जैसे ही काम हुआ एक्सेलरेशन 0 होते ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो हमारा विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। मतलब RHS कांस्टेंट है, LHS कांस्टेंट है, और RHS इक्वल टू LHS है। मतलब अब क्या हाँ सर। होगा, 0.3 के बाद पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। mg को बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स के इक्वेट कर दो, mg आगे कहीं कर रखा होगा 0.3 पे, mg इज इक्वल टू बॉयंट प्लस विस्कस, नेट फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब विस्कस फोर्स कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब रो g is 4 by buoyant force volume immersed density liquid into gravity 6 pi eta rvt। तो यहां से निकालेंगे 2/9 r square रो माइनस सिग्मा g by eta, ये आता है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, ये पता होना चाहिए। दिस वाज अबाउट विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ वगैरह है, टर्मिनल वेलोसिटी है, ये सब एक्सप्लेन कर दिया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता तो यहां से जो लिक्विड गया है वो उसको छोटे एरिया से आगे जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ से V नॉट वॉल्यूम का लिक्विड आगे गया है तो इस छोटे एरिया में भी V नॉट ही जाएगा, बिकॉज ये तभी तो आगे जाएगा जब आगे वाला भी खिसकेगा। यस सर। राइट, तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम फ्लोन इन टाइम t मस्ट बी कांस्टेंट एवरीवेयर। तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ बाय t इज कांस्टेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसीलिए क्या होता है, जहां पे एरिया कम होता है वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में किया है। आप क्या करते हो, पाइप के साथ खेलते हो जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, पाइप के माउथ को प्रेस करते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी लिक्विड आता है, क्योंकि आपने एरिया रिड्यूस कर दिया। तो इन ऑर्डर टू हैव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी इंक्रीजेस। समझा? यस सर। बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ सर। ठीक है, प्रेशर प्लस हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला है हमने, एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ सर। मेरे पास एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने नहीं पढ़ा है पिछले 2 साल में, तो उसके नोट्स नहीं है, बट सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के हैं, वो 2017 में किसी बैच में लिखे थे मैंने, तो वो मैं भेज दूंगा। बट ये बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह के नहीं मिलेंगे आपको। यस सर। तो मेजरली जो फ्लूइड डायनामिक्स है उसमें 2 इक्वेशन से काम होता है, एक होता है बर्नौलीज इक्वेशन और एक होती है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, उससे सॉल्व होंगी चीजें। ठीक है, हाँ सर। यस सर। ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स टॉर्सलीज लॉ भी है। क्या कहता है टॉर्सलीज लॉ या स्पीड ऑफ एफ्लक्स, कि भाई आपका जो लिक्विड फॉल आउट करेगा, एक छोटा सा होल कर दूं यस सर। तो वो लिक्विड फॉल करेगा कितनी स्पीड से, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट फॉल करता है जब h हाइट से ड्रॉप कर दें।
तो h डेप्थ पे अगर मैं एक होल कर दूं तो लिक्विड जो फॉल करेगा वो फ्री फॉल होने वाले ऑब्जेक्ट की तरह होगा। फ्री फॉल होने वाली वेलोसिटी √2gh होती है, राइट? हाँ सर। तो दैट इज टॉरसलीज लॉ, उसको डिराइव भी किया गया है क्योंकि एरिया छोटा है तो उसको यूज करके यहाँ पे डेरिवेशन है। ये आपको मेंस एडवांस के लेक्चर में पढ़ाया गया होगा। हाँ सर। ये वेंचुरी ट्यूब, वेंचुरी मीटर होता है बेसिकली, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन की हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने ट्यूब रख रखी अलग अलग एरिया की, यहाँ पे प्रेशर निकाल सकता हूँ मैं हाइट के बेसिस पे, हाँ सर। राइट? सेम लेवल है तो ρgh वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ρv1² 2 और यहाँ ρv2² 2। तो एक हाँ सर। इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन से आ गई और एक इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ जाएगी। तो वहां से आप दो वेरिएबल्स निकाल सकते हो। यस ठीक है, वो कर रखा है। ये आपका जो स्प्रे पंप है ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिक्विड भरा हुआ होता है तो स्प्रे को बाहर निकाल के सडनली प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग। प्रेशर कम हो गया तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, तो नीचे से क्या होगा, लिक्विड ऊपर राइज करेगा। तो लिक्विड जब राइज करता है तो हवा के साथ क्या होता है, स्प्रे हाँ आउट हो सर। जाता है। डिओड्रेंट और ये सब इसी फंडामेंटल पे वर्क करते हैं। ओके, यस यहाँ सर। होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी? I cannot see any hands, so that's it for today, guys. Okay, bye बच्चों। हाँ, कुछ बोलना है निर्मिता? No, sir. Sir, thank you, sir. ओके, वेलकम बच्चों।